प्रदेश में मार्च सूं अबे ताईं 932 करोड़ रुपया सूं बेसीरी अवैध शराब, नकदी और दूजो सामान करी जियो बरामद। राज्य 4 जिला में 40 करोड़ रुपया री संपत्ति करी जी जब्त। राजस्थान में 25 सीटा माथे हाल में विया लोकसभा चुनाव रे दौरान 62.10% वियो मतदान। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 रे मुकाबले मतदान फीसदी में भी बढ़ोतरी। प्रदेश में विया लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और नोवा मतदाताओं में दिखियो उत्साह। दिव्यांग मतदाताओं ने घरे सु वोट देवण री दी ही सुविधा। भू रूपांतरण री एवज में 25 लाख रुपया री घूस मांगण रा मामला में दो जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार करया एपीओ। एसीबी कलेक्टर दफ्तर और तहसील सू कई दस्तावेज और उपकरण करया जब्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रदेश रा नोवा चुनी जिया अफसरा रा मान में राखी जो कार्यक्रम। सिविल सर्विसेज प्रतिभागी और परिवार वाला ने स्मृति चिन्ह देर करी जो मानित। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। लोकसभा चुनाव रतैत प्रदेश में न्यारी एनफोर्समेंट एजेंसी मार्च रा महीना सूं अबे ताईं 932 करोड़ रुपया सूं बेसीरी अवैध शराब, नकदी और दूजो सामान पकड़ियो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश में चुनाव ने प्रभावित करन रा मकसद सूं संदिग्ध चीजा और धन रा गैर कानूनी उपयोग माथे कड़ी निगरानी करी जी है। राज्य में 4 जिला अस्या है जठे 40 करोड़ रुपया री संपत्ति जब्त करी जी है। राजस्थान में 25 सीटा वास्ते हाल में विया लोकसभा चुनाव रे दौरान 62.10% मतदाता अपना वोट घाल्या। ईमाई ईवीएम रे जरिए 61.53% और पोस्टल बैलेट रे जरिए 0.57% मतदान भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि राज्य में बरस 2019 रा लोकसभा चुनाव में 66.34% मतदान भी हो। वह बताया कि इन बारी 3 लोकसभा हलका बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 रे मुकाबले बेसी मतदान भी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव रा दूजा चरण में 13 सीटा माथे शुक्रवार ने मतदान शांति सु पूरो भेक्यो। इन दौरान 65.52% मतदान भी हो। इसु पहलिया चरण में 12 लोकसभा निर्वाचन हलका में 58.28% वोट पड़या हा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि सबू बेसी बाड़मेर में 74.25% मतदान भी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में 6.28% अधिक वोटिंग हुई है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक, कई नेताओं सहित 152 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल से है। 2019 की तुलना में इस बार यहां 1.20% मतदान बढ़ा है। इसी तरह जोधपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा से है। यहाँ भी साल 2019 की तुलना में 5% मतदान कम हुआ है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी व शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 0.95% मतदान बढ़ा है। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से सीधा मुकाबला है, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी का भीलवाड़ा सीट पर भाजपा के दामोदर अग्रवाल से मुकाबला है। भीलवाड़ा में साल 2019 की तुलना में
1.7% मतदान घटा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता लुम्बाराम चौधरी से है। यहां साल 2019 की तुलना में 3.18% मतदान कम हुआ है। वहीं झालावाड़ 12 से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का मुकाबला कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया से है। यहां पिछले चुनावों की तुलना में 2.93% मतदान घटा है। अजमेर में भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 7.59% मतदान कम हुआ है। पाली में सांसद पीपी चौधरी का मुकाबला कांग्रेस की संगीता बेनीवाल से है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 5.62% मतदान कम हुआ है। राजसमंद से भाजपा की महिमा कुमारी मेवाड़ का मुकाबला कांग्रेस के दामोदर गुर्जर से है। यहां पिछले चुनावों की तुलना में 6.41% कम वोटिंग हुई है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरिया का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा से है। यहां साल 2019 की तुलना में 6.89% मतदान कम हुआ है, जबकि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत का चुनावी मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा से है। उदयपुर में पिछले चुनावों की तुलना में 5.79% मतदान घटा है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 13 प्रत्याशियों और अन्य दलों के उम्मीदवारों और निर्दलियों सहित 152 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। वोटों के इस आंकड़ों की बढ़त घटत का नफा नुकसान किसको होगा, ये आगामी 4 जून को मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। હાલના લોકસભા ચુનાવમાં મતદાનકાની નવા મતદાતામાં ઘણો ઉત્સાહ દેખ્યો ગયો। 1819 વર્ષની ઉંમરમાં પંજીકૃત મતદાતામાં 60% युवा वोट घाल्या। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि ई आयु वर्ग में सबू बेसी मतदान बांसवाड़ा जिला में 77.10% वियो। देखा आ रिपोर्ट। मतदान दिवस पे पहली बार मत का प्रयोग करने वाले युवा मतदाता बहुत ही उत्साहित दिखाई दिए। राजस्थान में 18-19 वर्ष आयु के कुल पंजीकृत 16,64,845 नव मतदाताओं में से कुल 9,91,505 ने मतदान किया। चुनाव में इस आयु वर्ग के करीब 60% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की 92 विधानसभा क्षेत्रों में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाताओं के औसत मतदान से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान 18 से 19 वर्ष आयु के कुल पंजीकृत 13,82,834 नव मतदाताओं में से कुल 10,60,637 ने मतदान किया था। इस दौरान इस श्रेणी के करीब 76.70% मतदाताओं ने मतदान किया था। नव मतदाताओं को चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए थे और मतदान केंद्रों पर नव मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का निसू राजा महाराजा ने ले दिया बयान माथे राजनेता और राजपूत समाज रा लोग अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता रो कहनो है कि देश की धरोहर ने बचावण में राजा महाराजा रो घणो योगदान रह्यो है। दूजी कानी राजपूत समाज रा प्रबुद्ध जना रो कहनो है कि राजा महाराजा रा बलिदान ने भुलायो नहीं जा सके है। श्री राहुल गांधी का यह कहना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वे उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर व्यक्ति को मति भ्रम हो जाता है। कांग्रेस ने राजा महाराजाओं के बूते पर ही, राजा महाराजाओं के सहयोग से
शासन प्राप्त किया। और जब उनको लगा कि नहीं वे अब स्थापित हो रहे हैं, तो उन्होंने राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स और यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए करार को दरगुजर करके और अपने परिवार का शासन स्थापित किया। क्या यह पूछा जा सकता है उनसे कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहेंगे? वो हिंदू पद पातशाही के संस्थापक थे, राजा थे। क्या उन्होंने लोगों की जमीनें छीनने का काम किया? कितना अपमानित कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। इस देश को स्वतंत्र करवाने में आम व्यक्ति से लेकर के देश के प्रमुख लोगों की भूमिका रही है, जिसमें बहुत से राजा महाराजा भी शामिल हैं। राहुल गांधी जी भूल जाते हैं कि राजा महाराजाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस मातृभूमि को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और इस भारतवर्ष की जनता की समर्पित सेवा की है। और राजा महाराजाओं के बलिदान से, उनके स्वयं के योगदान से ये भारत को आज़ादी भी मिली है। इसलिए राहुल गांधी जी यहाँ की धरोहर बचाने में राजा और महाराजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी शब्द बोलें बड़ा सोच विचार कर बोला करें। इस प्रकार के शब्द बोलकर आप लोग बार बार आहत करने का प्रयास करते हैं भारत के लोगों का। इसलिए मैं आपके इन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। किस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगल सेना से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि वो ये बताएं कि कांग्रेस के जो राजे महाराजे हैं, राजा दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, कश्मीर के राजा करणी सिंह और जोधपुर की राजकुमारी चंद्रेश कुमारी, जो कि कांग्रेस में है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों ने लोगों की कितनी ज़मीनों पर कब्जा किया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो अज्ञानतावश कही है। और उन्होंने ये कहा कि राजा महाराजा उस समय ज़मीन को उठा के ले जाते थे। पहले जिस ज़मीन की बात करें उसको हम धरती माता बोलते हैं। और हमने जो राजा महाराजा थे उन्होंने कल्याणकारी काम किए हैं। जितने भी आक्रांत आए उसमें राजा महाराजा और क्षत्रिय वंश ने उनके सर काटे और अपने सर कटाए। परंतु ऐसा नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोलते हैं, उससे हमारे मन और मस्तिष्क में बड़ा कष्ट हुआ है। और उनके लिए उसको हमारे समाज से और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भू रूपांतरण मामला में 25 लाख रुपयारी घूस मांगणरा मामला में दो जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाकारा सरकारी रहवास माथे एसीबी छापा पछे राज्य सरकार उन ने एपीओ कर दियो है। मोड़ी रात इन बाबत कार्मिक विभाग आदेश जारी कर दिया। इससे पहली एसीबी दो जिला कलेक्टर दफ्तर और तहसील में तलाशी लेर के जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त करया। मामला में पटवारी हंसराज रे अठे भी एसीबी छापो मार्यो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बौद्ध धर्म में आस्था माथे सवाल उठावनरा बयान माथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गया है। वह एक निजी चैनल ने दिया इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी करी ही। भारतीय बौद्ध संघ रा अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे री टिप्पणी री निंदा करी है। देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? ये केवल राजनीतिक ठंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में केंद्र सरकार बौद्ध धर्म रा विकास कानी कई कदम उठाया है। बौद्ध सर्किट रो विकास करर पर्यटन ने बढ़ावो दियो गयो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया
वहीं अगर बौद्ध सर्किट विकास की बात की जाए तो मोदी सरकार ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास का कदम उठाया। इसके तहत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, जिससे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से देश विदेश के जो तमाम तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ये जो कनेक्टिविटी है वो स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। मोदी सरकार द्वारा वडनगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का भी प्रयास हुआ। एक विशेष कदम के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया और इसी तरह भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया। अवशेषों को बैंकॉक में श्रद्धा और भव्य समारोह के साथ रखा गया। वहीं भारत और विदेशों में बौद्ध विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए विभिन्न बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, अभिधम्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के बोधगया में महाबोधि मंदिर की अगर बात की जाए तो बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया था। लगातार ये तमाम वो कदम हैं जो उठाए गए बौद्ध धर्म के लिए। वहीं मोदी सरकार ने बौद्ध सर्किट के भीतर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का भी आगाज किया और प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि हम एक ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। वहीं मोदी सरकार ने सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों का भी कायाकल्प किया। मई 2022 में लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी गई। वहीं प्रधानमंत्री ने चढ़ती गर्मी ने देखता वन विभाग जिनावरा वास्ते खास कदम उठाई रिया है। पक्षियां और जंगली जिनावरा ने लू सु बचावण और उनरा पानी वास्ते जयपुर चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड्स रिजर्व में विभाग कानीसू कई व्यवस्था में करी जी है। बेसी जानकारी इन रपट में। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी से जहां एक ओर आमजन का जनजीवन बेहाल है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव और पक्षियों को भी इसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ चिड़ियाघर और झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन्यजीवों के लिए वन विभाग ने खास व्यवस्था की है। उनके खान पान में बदलाव के साथ साथ वातावरण ठंडा रखने के लिए पानी के कई फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ भालू जैसे वन्यजीव भी हैं जिनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें नियमित फ्रूट क्रीम जैसे शीतल पदार्थ दिए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जयपुर के अंदर जो जितने भी हमारे नाहरगढ़ जैव उद्यान है, जयपुर चिड़ियाघर है, झालाना लेपर्ड रिजर्व है, इन सब के अंदर वो काफ़ी सुरक्षा वन्यजीवों को हीट से बचाने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जहाँ झालाना और इनके अंदर तो वन्यजीवों के लिए वाटर बॉडीज में जितनी भी वाटर बॉडीज बनाई गई हैं उनमें पूर्ण रूप से पानी भरा जाता है और उनके खाने पीने में जो नेचर में खाते पीते हैं उस पर हम ध्यान रखते हैं कि ताकि वन्यजीवों को खाना पीना पूर्ण है कि नहीं। इसी प्रकार जो अपने जैविक उद्यान में वन्यजीव रह रहे हैं उनके लिए गर्मी से बचाव के लिए पानी की टाटियाँ लगाई जाती हैं, स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और कूलर लगाए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का गर्मी प्रभाव न रहे। पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार तंवर ने बताया कि तेज गर्मी से बचाव के लिए वन्य जीवों और पक्षियों को ग्लूकोज दिया जाता है और मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी भी खाने में शामिल किए जाते हैं। सुबह हम उनको एकदम ठंडा पानी डालते हैं, वो दिन भर ठंडा पानी रहता है और ठंडा पानी भी नए जो मटके जो होते हैं ना उसके अंदर डालते हैं तो दिन भर रहता है। उसके साथ में एक दिन ग्लूकोज दिया जाता है उनको, दूसरे दिन इलेक्ट्रोल दिया जाता है पानी में घोल कर, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। दूसरा सीजनल जो फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे उनकी डाइट में हम ऐड कर देते हैं जिससे उनको गर्मी से बचाव हो और उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो सके।
आपको ध्यान है जितने भी बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग गर्मी के मौसम में ही होती है, तो इन्हेंस करने के लिए उसको हम सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट्स की मात्रा भी उसमें बढ़ा देते हैं। गर्मी से बचाव के लिए जयपुर के चिड़ियाघर में वन विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे उनके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करी गई है और जो इस सीजन के फल फ्रूट हैं जैसे कि तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब की उनको निरंतर व्यवस्था कराई जाती है और उनको ग्लूकोज डी भी दिया जाता है ताकि उनमें गर्मी से कोई उनकी तबीयत बिगड़े ना और वह सुनिश्चित होकर रह सके। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्नशा, डीडी न्यूज, जयपुर। डीडवाना कुचामन जिला में लारला 1 महीना सु सरकारी सफाखाना में टीबी रोग री दवाया नहीं मिल रहा है। अस्या में मरीजा ने बाजार सु दवाया खरीदनी पड़ रही है। डीडवाना अरनागौर जिला में टीबी रोग रा 1193 सुबेसी मरीज पंजीकृत है। डीडवाना कुचामन जिला डिप्टी CMHO धनराज चौधरी बताया कि अगला 1-2 दिन में जिला रा अस्पताल में दवाया री सप्लाई शुरू हो जावेली। 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका प्रोक्योरमेंट करती है वो अभी हुआ नहीं है। 2-3 कंपनियां जो बनाती है इसकी दवाइयाँ, उनको टाइम पे ऑर्डर मिला नहीं था, इसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। अब दवाइयाँ, आज मेरी बात हुई है डॉक्टर सरवण राव से, उन्होंने बोला है कि कल से आ जाएगी। आज एक कार्टून आज भेज रहे हैं, एक कल भेज देंगे, तो आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। टीबी के मरीज को लगातार दवाई लेनी चाहिए। अगर टीबी की दवाई बीच में अपने बंद कर देते हैं तो उसके बाद तो लंबे समय 15 दिन या महीने भर अगर बंद रह जाती है तो उसमें MDR टीबी डेवलप होने की गुंजाइश रहती है और जिसका भी इलाज काफ़ी कॉस्टली भी है और लंबा भी चलता है। MDR टीबी अगर हो जाए तो उसका ठीक होने में उसकी संभावना भी कम हो जाती है और उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा नागरिक अभिनंदन समारोह समिति कानिसू आज जयपुर में IAS में चुनीजिया नुवा अफसरा रो सम्मान कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम संयोजक हरिराम किवाड़ा बताया कि समारोह में राजस्थान रा न्यारा न्यारा जिला सु चुनीजिया सिविल सर्विसेज प्रतिभागी और उनरा परिवार वाला ने स्मृति चिन्ह देर मानित करी जियो। इन मौके नुवा चुनीजिया अहलकार अपना अनुभव भी साझा कर्या। आज राजस्थान परिक्षेत्र के जो IAS में नवचयनित IAS ऑफिसर्स बने हैं उनका और उनके परिवारजनों का एक विशेष नागरिक अभिनंदन समारोह और स्नेह भोज का कार्यक्रम दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में किया गया है। पूरे IAS ऑफिसर्स आए हैं, उनकी फैमिली आई है और वो IAS ऑफिसर्स अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, फैमिली का परिचय हो रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा हैं वो भी बैठे हैं तो वो उनसे सफलता के टिप्स सीख रहे हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। अब की बार CSC 2023 में मेरी 563 रैंक आई है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मेरा मीडियम हिंदी है। तो किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसका हार्ड वर्क है वो एक पहलू है, लेकिन उसके साथ जो पेशेंस और जो परजर्वेरेंस है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। घर वालों का सपोर्ट, अच्छे दोस्तों का सपोर्ट और खुद की जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, वो इस तैयारी को सही मुकाम तक पहुंचाते हैं। भाव सुरताल संस्थान जयपुर कानिसू 12वीं संगीत श्रृंखला रा कार्यक्रम राखी जिया। इनमें कई प्रतिभागी जयपुर घराना रा कथक नृत्य प्रस्तुत कर्या। संस्थान रा निदेशक डॉक्टर अरविंद पारिक बताया कि कथक नृत्य ने आम जनता पुगावन रा उद्देश्य सु संस्थान लारला 1 दशक सु काम कर रह्यो है। संस्थान से जुड़ी डॉक्टर तरुणा बताया कि नृत्य के जरिए खोती जायरी कला ने बचायो जा सके है। नृत्य दिवस जो कि वर्ल्ड डांस डे है उसके उपलक्ष्य में हमने जो है 12वीं संगीत श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसमें कि 70 से 80 बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है कथक नृत्य के विशेष तौर पे। तो ये बहुत ही बड़ी जो है
अनुभूति हमारे लिए हो रही है। सिखाते हुए 2011 से हमारी संस्था जो है भाव सुरताल चल रही है। नृत्य दिवस मनाने का कारण है लोग आम जन के में नृत्य के लिए मान और प्रतिष्ठा बढ़े। भाव सुरताल में बहुत सारे बच्चे आए हैं, 100 से ऊपर बच्चों को हम लोगों ने सिखा चुके हैं, जिसमें बहुत बच्चों ने स्कॉलरशिप भी ली है, जो नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो भी लोग हैं जो कथक नृत्य भी सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीख पा रहे। अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप उससे भी देख से सीख सकते। और मैं 4-5 साल से कथक नृत्य सीख रही हूँ और मेरा ये है कि मैं आगे जाके थोड़ा अच्छा कलाकार बनूँ। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म थिया पछे आगला 5-6 दिन ताईं ज्यादातर हिस्सा में मौसम सूखो रहવાનો अंदाजो है। मौसम विभाग मई रा पहला हफ्ता में राज्य रा ज्यादातर इलाका में लू चालन रो अंदेशो जतायो है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब राजस्थान के ज्यादातर भागों से समाप्त हो चुका है। आगामी 5-6 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम अधिकांश भागों में शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अगले 1-2 दिन आंशिक बादल छाए रहने और छुटपुट इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो आंधी बारिश की गतिविधियों की वजह से आज से ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी ज़्यादातर इलाके एक बार फिर से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज करेंगे। इसके बाद यदि देखें तो अगले 4-5 दिन फिलहाल राजस्थान में हीट वेव की संभावना नहीं है। एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 29 और 30 अप्रैल को रहेगा। इसका असर जो है वो केवल तेज़ हवाओं के रूप में या थोड़ा स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स 29-30 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में इसके असर से देखा जा सकता है। हालांकि बारिश की संभावना जो है वो कम है। इसके बाद यदि देखें तो मई के फर्स्ट वीक में यानी 4-5 मई के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि 4-5 मई के आसपास अधिकांश भागों में तापमान जो है वो 42-43 डिग्री भी क्रॉस करने की संभावना बने। आखिर में खास खबरां एक बार फिर। लोकसभा चुनाव रे तहत प्रदेश में मार्च सू अबे ताईं 932 करोड़ रुपया सू बेसीरी अवैध शराब, नकदी अदू जो सामान करी जो बरामद। राज्य रा 4 जिला में 40-40 करोड़ रुपया री संपत्ति करी जी जब्त। राजस्थान में 25 सीटा माथे हाल में विया लोकसभा चुनाव रे दौरान 62.10% वियो मतदान। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 रे मुकाबले मतदान फीसदी में बढ़ोतरी। प्रदेश में विया लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और युवा मतदाता में दिखियो उत्साह। दिव्यांग मतदाता ने घरे सू वोट देवण री दी ही सुविधा। भू रूपांतरण री एवज में 25 लाख रुपया री घूस मांगण रा मामला में 2 जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार करया एपीओ। एसीबी कलेक्टर दफ्तर और तहसील सू कई दस्तावेज और उपकरण करया जब्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रदेश रा नुवा चुनी जिया अफसरा रा मान में राखी जो कार्यक्रम। सिविल सर्विसेज प्रतिभागी और परिवार वाला ने स्मृति चिन्ह देर करी जो मानित। इनके साथ ही वो समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।